नमस्कार। श्री रामपेट जी महाविद्यालय के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं जे.आर. कड़ेला। आज अपने ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। देखिए, हमारी ज्योग्राफी की क्लास में बात चल रही थी क्लाइमेटोलॉजी पर। आज की जो हमारी क्लास रहेगी ये क्लास है बीए फर्स्ट ईयर प्लस में बीए बीएड सेकेंड ईयर प्लस में एमए फाइनल। एमए फाइनल के अंदर क्लाइमेटोलॉजी जो पार्ट है और बीए बीएड सेकेंड ईयर में क्लाइमेटोलॉजी और ओशिनोग्राफी एक पार्ट्स पेपर है, क्लाइमेटोलॉजी एंड ओशिनोग्राफी उसमें। और बीए फर्स्ट ईयर के अंदर क्लाइमेटोलॉजी फिजिकल ज्योग्राफी के बाद में कुछ पार्ट्स जो हैं वो क्लाइमेटोलॉजी के और कुछ ओशिनोग्राफी के दे रखे हैं, तो हमने क्लाइमेटोलॉजी शुरू कर रखी थी। तो आज हम बात करते हैं क्लाइमेटोलॉजी पर। हमने पहले बात की थी वायुमंडल का संगठन, वायुमंडल की संरचना हमने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद हमने बात की थी सूर्य ताप, इंसोलेंस जो होता सूर्य ताप था, सूर्य ताप के बारे में हमने बात कर ली थी। सूर्य ताप के बाद आज हम बात जो करने जा रहे हैं वो हमारा एक नया टॉपिक है वायुमंडलीय दाब, या हम कह सकते हैं वायु दाब और पवने। वायुमंडलीय दाब व पवने। वायुमंडलीय दाब और पवने पर बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वायु दाब। क्या करते हैं? वायु दाब। वायु दाब देखिए, वायु में भार होता है, वायु में भार होता है। वायु में क्या होता है? भार होता है। हमारी ये पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडल का भार या वायु का भार, इस पृथ्वी, ये हमारी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर पड़ने वाले वायुमंडलीय या वायु भार को वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। वायु दाब कहते हैं। देखिए, हमारी पृथ्वी पर हमने जो पिछली क्लास हुई थी, मैंने बताया था कि वायु पृथ्वी से ऊंचाई पे जाते हैं तो शोभ मंडल आता है। शोभ मंडल के बाद हमारा समताप मंडल, फिर मध्य मंडल, फिर आयन मंडल, फिर बहिर्मंडल। इस प्रकार से हमारे वायुमंडल की रचना होती है। और वायुमंडल के अंदर सतत नीचे से लेकर ऊपर तक विभिन्न गैसों का अलग अलग मात्रा में भिन्न भिन्न प्रकार की गैसें पाई जाती है। वो गैसें क्या होती है? उन गैसों में भार होता है। उन गैसों में क्या होता है? भार होता है। और वो वायुमंडलीय जो गैसें होती है वो धरातल पर क्या बनाती है? अपना भार बनाती है। सबसे ज़्यादा जो वायु दाब होगा वो बिल्कुल धरातल के ऊपर होगा, और धरातल से हम ऊंचाई में जाते हैं तो हमारा जो वायु दाब होता है वो कम होता जाता है। वायु का दबाव जो होता है, वायु का दबाव जो होता है उसे अपने वायु का जो दबाव होता है वही हमारा वायु दाब होता है। वायु का जो भार होता है वही हमारा क्या होता है? वायु दाब होता है। धरातल से आसमान में, हम धरातल से अंतरिक्ष की ऊपर की ओर जाते हैं तो हमारा वायु दाब घटने लगता है। वायु दाब क्या होने लगता है? घटने लगता है। सबसे पहले हम बात करते हैं वायु दाब जो है, वायुमंडलीय दाब। वायुमंडल के अंदर जो दाब है और उसमें जो पवने हैं उसके बारे में आज अपने बात कर रहे हैं। तो वायु दाब जो होता है वो पृथ्वी के किसी पृष्ठ पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। पृथ्वी के किसी भी पृष्ठ पर पड़ने वाले वायु के भार को क्या कहते हैं? वायु दाब कहते हैं। सबसे पहले
वायु दाब की खोज सबसे पहले ग्यूरिक ने की। वायु दाब की सबसे पहले खोज ग्यूरिक ने की थी। ग्यूरिक ने की थी। तो वायु दाब की सबसे पहले खोज ग्यूरिक ने की थी। ग्यूरिक ने 1651 में की थी वायु दाब की खोज। और वायुमंडल पृथ्वी के धरातल पर पड़ने वाला दबाव डालता है और उसी दबाव को वायुमंडलीय दाब या वायु दाब कहते हैं। वायु दाब को सबसे पहले याद रखना। वायु दाब को देखिए, वायु दाब को पहले इसको साफ कर लेते हैं, अब बताते हैं। हाँ जी, वायु दाब को बैरोमीटर से नापा जाता है। वायु दाब को बैरोमीटर से मापा जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं वायु दाब की जो मापक की इकाई है वो क्या है? बैरोमीटर है। आगे हम बात करते हैं जो वायुमंडल वायु दाब को प्रति इकाई क्षेत्र पर पड़ने वाले बल के रूप में नापते हैं। इसे मापने के लिए प्रचलित जो इकाई है वो मिली बार है। मापक क्या है? ये तो हमारा क्या है? मापक है। ये क्या है? हमारा मापक है। वायु दाब किससे मापा जाता है? बैरोमीटर से। लेकिन मापने की इकाई क्या है? इकाई मिली बार, ऐसे लिखा जाता है MB। MB का अर्थ होता है मिली बार। तो वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? मिली बार से मापा जाता है। वायुमंडलीय दबाव किससे मापा जाता है? मिली बार से मापा जाता है। समुद्र तल पर सामान्यतः जो हमारा वायुमंडलीय दाब होता है वो होता है 76 सेंटीमीटर। सामान्यतः समुद्र तल पर वायु दाब 76 सेंटीमीटर होता है। 76 सेंटीमीटर, या हम कह सकते हैं 1013.65 MB। अगर MB में बात करोगे तो 1013.65 1013.25 MB। अगर मिली बार में आप काउंट कर रहे हो, सामान्य एवरेज जो समुद्र तल पे वायु दाब होता है वो होता है 1013.25 MB मिली बार होता है। ये मिली बार है। और अगर आप इसी को सेंटीमीटर में मापना चाहते हो तो सामान्यतः समुद्र तल पर वायु दाब होता है वो 76 सेंटीमीटर होता है, 76 सेंटीमीटर होता है। आगे हम बात करते हैं जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब घटना शुरू हो जाता है। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊंचाई पर जाते हैं तो वायु दाब घटना शुरू होता है, लेकिन समुद्र की गहराई में जाते हैं तो वायु दाब बढ़ना शुरू हो जाता है। मानचित्र पर वायुमंडलीय दाब को, मानचित्र पर जो हमारा मानचित्र होता है, मानचित्र पर मानचित्र पर वायु दाब को, मानचित्र पर वायु दाब को समदाब रेखाएं, देखिए बहुत बार आती है समदाब रेखाएं,
रेखाओं में दर्शाया जाता है, में दर्शाया जाता है, दर्शाया जाता है। समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। देखिए मानचित्र पर वायु दाब को हम बात करते हैं, ये धरातल है हमारा, ये धरातल है और ये हमारा धरातल है, और यहाँ पर हमारा हम बात कर सकते हैं, यहाँ पर ये 1200 MB मिली बार है, और फिर यहाँ पर ये हमारा 1200 MB मिली बार है, फिर ये हमारा यहाँ 1200 MB मिली बार है, फिर ये हमारा 1200 MB मिली बार है, फिर हम बात करते हैं यहाँ पर हमारा 1200 MB मिली बार है। मेरे कहने का अर्थ ये हमें देखिए धरातल पर समान दबाव है, समान दबाव है। हम इसको यहाँ से शुरू करते हैं, ये इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ से मिला दिया, इसको यहाँ मिला दिया। ये जो रेखा बन रही है इसे कहते हैं समदाब रेखा। क्या कहते हैं? समदाब रेखा। दो समान जगहों का, दो समान जगहों का, दो जगहों के समान वायुदाब को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? समदाब रेखा कहलाती है। देखिए मानचित्र पर वायुदाब को समदाब रेखाओं द्वारा दर्शाया जाता है, और दो जगह के समान वायुदाब को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो समदाब रेखा होती है। अंग्रेजी में इसे आइसोबार कहा जाता है। क्या कहते हैं? आइसोबार कहा जाता है। आगे हम बात करते हैं, आइसोबार हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं पास स्थित समदाब रेखाएं। अगर जो समदाब रेखाएं होती है पास होती है तो तीव्र दाब प्रवणता होती है। अगर समदाब रेखाएं पास होती है, यहां हम लिख लेते हैं, अगर समदाब रेखाएं पास होती है, पास होती है तो तीव्र दाब प्रवणता होती है, तीव्र दाब प्रवणता होती है, तीव्र दाब प्रवणता होती है। और अगर समदाब रेखाएं दूर होती है तो मंद दाब प्रवणता होती है, मंद दाब प्रवणता होती है। तो अगर समदाब रेखाएं तीव्र ठीक है, अगर समदाब रेखाएं पास होती है, पास स्थित होती है तो तीव्र दाब प्रवणता होती है, जबकि समदाब रेखाएं दूर होती है तो मंद दाब प्रवणता को प्रकट करती है। धरातल पर सामान्यतः वायुदाब 940 से 1060 मिलीबार के बीच रहता है। सामान्यतः धरातल पर सामान्यतः वायुदाब 960 से 1000, वायुदाब समदाब 1060 के बीच रहता है। 940 से 1060 के बीच रहता है। तो हमें ये ध्यान रखना है, सामान्यतः हमारा जो वायुदाब है, सामान्यतः धरातल पर वायुदाब जो होता है वो हमारा 940 से 1060 के बीच रहता है। फिर हम बात करते हैं, आगे हमारा नया टॉपिक है वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, फिर हम एक एक कारक को लिख लेते हैं, फिर इसकी डिटेल से बात करते हैं। देखिए वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक, सबसे पहले बात करते हैं, यहाँ लाइटिंग लगाइए। वायुदाब को प्रभावित करने
वाले कारक। सबसे पहले वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारक निम्न है, उसमें सबसे पहले मिलेगा तापमान। टेम्परेचर जो होता है वायु दाब को प्रभावित करता है। टेम्परेचर जो होता है, तापमान, वो वायु दाब को प्रभावित करता है। आगे हम बात करते हैं 2 नंबर, समुद्र तल से ऊंचाई। समुद्र तल से ऊंचाई, हम एक एक की बात करेंगे डिटेल से, पहले लिख लेते हैं सारे। समुद्र तल से ऊंचाई है वो भी वायु दाब को प्रभावित करती है। 3 नंबर बात आती है पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण। चौथा जो होता है हमारा पृथ्वी का परिभ्रमण हो गया। चौथा जो है हम बात करते हैं जलवाष्प। और 5वां जो होता है हमारी हवाएं। तो ये देखिए वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों की अगर बात करें तो वायु दाब को प्रभावित करने वाले कारकों में मुख्यतः 5 तत्व जो होते हैं वो इसको प्रभावित करते हैं। तापमान जो होता है वो टेम्परेचर होता है। क्या होता है? टेम्परेचर, तापमान। आपको पता है ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी है। और इस पूरी पृथ्वी पर तापमान कभी भी समान नहीं रहता। अगर बात करें तो भूमध्य रेखा पर तापमान होता है वो ज़्यादा होता है। ये हमारी भूमध्य रेखा है। भूमध्य रेखा पर तापमान क्या होता है? ज़्यादा होता है। तापमान ज़्यादा होता है। लेकिन ध्यान रखना, नॉर्मल अगर बात करें तापजन्य जो पेटी होगी, तापजन्य जो पेटी होगी, और वहाँ पर तापमान को मद्देनजर रखा जाता है। तापजन्य जो पेटी होगी, वायुमंडल में जो तापजन्य जो पेटी होगी, वहाँ पर तापमान को अपने कह सकते हैं महत्वपूर्ण माना जाता है। देखिए भूमध्य रेखा पर, जैसे भूमध्य रेखा है, भूमध्य रेखा पर जो तापजन्य पेटी है, भूमध्य रेखा पर क्या है? तापजन्य पेटी है। यहाँ देखिए भूमध्य रेखा पर तापजन्य पेटी का अर्थ हो गया कि यहाँ पर वायुदाब की जो पेटी बन रही है वो तापमान के कारण बन रही है। यहाँ वायुदाब की जो पेटी बन रही है वो तापमान के कारण बन रही है। यहाँ तापमान क्या होता है? ऊंचा होता है। तापमान क्या होता है? ऊंचा होता है। तो यहाँ वायुदाब क्या होगा? वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। वायुदाब क्या होगा? निम्न होगा। तापजन्य जो पेटी होती है, उसमें ध्यान रखना वायुदाब और तापमान का जो रिलेशन होता है हमेशा उल्टा होता है। अगर तापमान कम होगा तो वायुदाब ऊंचा होगा, और वायुदाब कम होगा तो तापमान नीचा होगा। अगर तापमान ऊंचा हुआ तो वायुदाब कम होगा, और अगर वायुदाब ऊंचा होगा तो तापमान कम होगा। तो कहने का तो उसमें क्या होगा कि ये दोनों गतिजन्य पेटी होगी, तापजन्य पेटी होगी। तो तापमान। दूसरी बात हम करते हैं कि हम पृथ्वी की धरातल से ऊंचाई की ओर जाते हैं तो तापमान में कमी आती है। और दूसरी जो बात हम बात करते हैं, ऊंचाई में जाने पर वायु दबाव भी कम होता है। वायुदाब भी क्या होता है? कम होता है। तो दूसरी बात यहाँ पे देखिए, तापमान, वायुमंडलीय दबाव और तापमान का हमेशा विपरीत संबंध होता है। अभी मैंने आपको बताया था तापमान और वायुदाब का विपरीत संबंध होता है। जहाँ पर तापमान अधिक होता है वहाँ पर वायुदाब कम होता है, क्योंकि अब जहाँ पर तापमान अधिक होगा, देखिए तापमान अधिक होगा, अगर इस धरातल पे तापमान अधिक था तो वायु क्या हुई? जल्दी गर्म होकर ऊपर उठी, और जब वायु जल्दी गर्म होकर ऊपर उठ जाती है तो नीचे जो खाली स्थान रह जाता है और उसको वायु को गर्म गैप मिल जाता है, तो वहाँ पे वायुदाब कम हो जाता है। आगे हम बात करते हैं दूसरी बात, इसके विपरीत जब तापमान कम होता है तो वायुदाब बढ़ जाता है। यही कारण है कि ध्रुवों पर सदैव अधिक ताप होता है और भूमध्य रेखा के आसपास न्यून वायुदाब पाया जाता है। ठीक है, ध्रुवों पर जो होता है वायुदाब अधिक होता है, उसके बाद अपने विषुवत रेखा पर जो वायुदाब होता है वो कम पाया जाता है। फिर है समुद्र तल से ऊंचाई।
समुद्र तल से ऊंचाई मैंने आपको बता दिया था, समुद्र तल से ऊंचाई के साथ साथ वायुदाब कम होता है। जैसे जैसे समुद्र तल की ऊंचाई बढ़ती जाती है वायुदाब कम होता है, क्योंकि ऊंचाई की ओर जाने पर वायु विरल और हल्की हो जाती है। और मैंने आपको बताया था प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर, ये आपको लाइन लिखनी है, प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर, प्रति 300 मीटर की ऊंचाई पर 34 मिलीबार वायुदाब कम हो जाता है। 34 मिलीबार वायुदाब कम होता है, कम होता है। ठीक है, अब आ गया 100 पे कितना होगा, 100 मीटर पर लगभग अपने 11.2 कह सकते हैं, 11.2 मिलीबार। ठीक है, 11.34 मिलीबार कम होता है। तो 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 11.34 मिलीबार कम हो जाएगा, क्यों 11 तिया 33 होता है, 300 पे 33 34 हो रहा है, तो एक पे हो जाएगा 11.34। उसके बाद हम बात कर रहे हैं तो 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 100 मीटर की ऊंचाई पर जाने पर 11.34 मिलीबार वायुदाब कम हो जाएगा। दूसरी बात आती है पृथ्वी का परिभ्रमण। जब पृथ्वी घूमती है अपनी गति से घूमती है, अपने स्पीड से घूमती है, तो वो अपनी स्पीड से घूमती है तो हवाएं पीछे रह जाती है। अब हवाएं पीछे रह जाती है तो उसका दबाव कम होता है, तो वो भी एक वायुदाब को प्रभावित करने वाली कारक है। इसमें आपने कहते हैं पृथ्वी का परिभ्रमण है, परिभ्रमण के कारण वायुदाब कम होता है। इसके बाद हम बात करते हैं जलवाष्प। जलवाष्प वायु से हल्की होती है। जलवाष्प जो होता है वो वायु से हल्का होता है। वायु में जलवाष्प की मात्रा बढ़ाने पर वायुदाब कम हो जाता है। अगर वायु के अंदर जलवाष्प की मात्रा बढ़ जाती है तो वायुदाब कम हो जाता है। वायु शुष्क होने के कारण वायुदाब बढ़ जाता है। वायुदाब का और जलवाष्प का उल्टा संबंध होता है। जहाँ पे जलवाष्प ज़्यादा होंगे वहाँ पे वायुदाब कम होगी, जहाँ वायुदाब ज़्यादा होगा वहाँ जलवाष्प कम होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं हवाएं। हवाएं जो होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर हवाएं जो होती है वो अपने कह सकते हैं पवनें जो होती है वो लेके जाती है गैसों को और दबाव कम ज़्यादा होता रहता है। तो ये हमारा था वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारक। कल हम बात करेंगे वायुमंडलीय पेटियाँ और हवाओं की बात करेंगे, और कल जो हमारा विशेष रहेगा वो करेंगे वायुदाब पेटियाँ। तब तक के लिए धन्यवाद।